हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने पिछले चैप्टर को लेकर के, लिविंग किंगडम, जीव जगत। इस चैप्टर में आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिविंग किंगडम को याद करने से पहले, समझने से पहले हम हमारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होता है। जब तक हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, लिविंग किंगडम्स को समझ पाना थोड़ा टफ काम रहेगा। तो आइए समझते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है बायो और दूसरा है डायवर्सिटी। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अगर हम इन दोनों शब्दों के मीनिंग को समझ करके आगे बढ़ते हैं तो हमें इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। बायो, एक ग्रीक वर्ड बायो जिसका मीनिंग होता है लिविंग्स, लाइव, और डायवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशंस। तो सिंपली बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अर्थ। जैव विविधता एक बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा अपने में एक ऐसा वर्ड है जिसमें होल वर्ल्ड, पूरा संसार समाया हुआ है। सरल शब्दों में किसी निश्चित स्थान पर या किसी विशेष स्थान पर जितने भी प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, उन सभी को मिला करके हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, उन सभी को हम एक साथ जैव विविधता कहते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतुओं में कुछ क्रीपिंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, मैमल्स, बर्ड्स और फर्न्स, मॉसेस, एल्गी, फंजाई, मेनी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जितने भी प्रकार के लाइफ की जो फॉर्म्स होते हैं, जो भी किसी एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उन सभी को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डेफिनेशन सिंपली लिखी हुई है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अर्थ और वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, द टर्म biological diversity was coined by Thomas Eugene Lovejoy in 1980। जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड आया था, जो टर्म आया था, उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले थॉमस यूजीन लवजॉय ने 1980 में चुन दिया था, और इसलिए इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बट द टर्म बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म किसने दिया, तो थॉमस यूजीन लॉवजॉय ने 1980। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी टर्म की बात की जाती है तो हम बात करेंगे वाल्टर जी रोजेन को। ओके, एडवर्ड ओ विल्सन
एडवर्ड ओ विल्सन नोन एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का जनक कहा जाता है। हमारे देश के या विश्व के वो कौन से स्थान होते हैं जहां पर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है? क्या वो कौन सा तरीका है जिससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है, जैव विविधता बढ़ती जाती है? तो इसके दो रीजन हैं। समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया। तो दीज आर हाई टेम्परेचर एंड गुड रेनफॉल। जिन स्थानों का तापमान बहुत उच्च रहता है, ऊंचा तापक्रम, और रेनफॉल बारिश जहां पर बहुत अच्छी होती है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुतायत में पाई जाती है। ओके, समझते हैं हाई टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। तो अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को हम इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं, और इसके उत्तर पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, जिसे क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है, इसे हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। क्योंकि यही वो स्थान होता है जहां पर सूर्य की सीधी प्रकाश किरणें पड़ती हैं, और इसकी वजह से यहाँ का जो तापक्रम होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और यही वो स्थान है जहां पर पृथ्वी का भूभाग बहुत ही कम और जो जलीय भाग होता है, समुद्री भाग होता है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और इस स्थान पर टेम्परेचर अधिक होने से, समुद्रों की मात्रा के अधिक होने से जो जल का वाष्पीकरण होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और बादल बहुत मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिन स्थानों पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा और रेनफॉल अधिक रहता है, वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है। तो जैव विविधता जैसे जैसे हम इस इक्वेटर के विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर नॉर्थ पोल पर जाते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों से पोल्स की ओर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी। इसी प्रकार से इक्वेटर से दक्षिणी पोल पर की ओर जाने पर भी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे घटती जाती है। तो यही वो रीजन है कि ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा या विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है। ओके, दूसरा हम देखते हैं रेनफॉल किस तरह से अपना योगदान करता है अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में। अगर ये दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत, तो उसमें हम देखते हैं कि इस साइड में जो इसके जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट के पश्चिमी तट पर जो अरेबियन सी पाया जाता है, इधर आपका अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी से उठने वाली जल से भरी हुई नमी युक्त जो हवाएं जब चलती हैं, तो वो पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उससे टकरा करके यहाँ पर पश्चिमी घाट पर खूब बारिश करती है, जिसकी वजह से पश्चिमी घाट पर खूब ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी अक्षांश पर है, और ये कर्क रेखा
इसके निकट है, तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो सर्वाधिक रहता है। और इसकी वजह से, और दूसरा जो यहाँ से चलने वाली, जो अरेबियन सी से चलने वाली हवाएं होती हैं, वो उसके पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उससे टकरा करके खूब मात्रा में बारिश करती हैं। और इसकी वजह से ही यहाँ पर गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक जो सब जैव विविधता है वो सर्वाधिक मात्रा में रहती है। इसी प्रकार से बंगाल से चलने वाली नम हवाएं जो मेघालय, चेरापूंजी, गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां होती हैं वहां से टकराती हैं और वहां पर खूब बारिश करती हैं, और इसकी वजह से वहां पर भी जैव विविधता खूब मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। तो अधिक वर्षा और अधिक तापक्रम, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती रहती है। कारण क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो हमारा जो अर्थ का जो वाटर बॉडी है वहां पर वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, और जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनने से बारिश अच्छी होगी। तो जब बारिश अच्छी होगी तो वहां पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो विविध रूप होते हैं वो बहुत अधिक सर्वाइव करते हैं, और जब उनके सर्वाइव करने से वहां पर जब पेड़ पौधे उगेंगे, बड़े होंगे, हरे भरे घास के मैदान आएंगे, उन छोटे वृक्ष, श्रब्स रहेंगे, झाड़ियां रहेंगी, वृक्ष रहेंगे और लताएं रहेंगी, तो डिफरेंट फॉर्म्स और कुछ फॉरेस्ट्स, बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स बनेंगे। कुल मिलाकर के एक अच्छा जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज होती है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको रहने के लिए एक अच्छा हैबिटेट मिल जाएगा, और जब हैबिटेट, वासस्थान अच्छा रहेगा तो वहां पर विविध फॉर्म, जंतुओं की बहुत सारी विविधताएं, प्रजातियां वहां पर ग्रो करेंगी, रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। बात कर लेते हैं कि हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, तप्त स्थल क्या होते हैं। तप्त स्थल जैव विविधता से संपन्न ऐसे स्थान होते हैं बहुत ही अधिक संकटग्रस्त हो चुके हैं, जहां पर वहां पर रहने वाली विविध प्रकार की जो जातियां हैं उनके हैबिटेट्स के लॉस हो जाने की वजह से उनको सबसे अधिक उनके एक्सटिंक्शन का खतरा है। ऐसे स्थानों को हम हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। ऐसे स्थान होते हैं, हॉट स्पॉट्स आर दोज प्लेस वेयर बायोडाइवर्सिटी इज मच बट दे आर एज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ऐसे स्थान जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु वहां पर की जो जैव विविधता होती है उनको उनके आवासों के नष्टीकरण की वजह से सबसे अधिक खतरा रहता है। ऐसे स्थानों को हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। विश्व में 34 हॉट स्पॉट्स, तप्त स्थलों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 4 हॉट स्पॉट्स इंडिया में पाए गए हुए हैं। वेस्टर्न घाट, दिस वन, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और अंडमान निकोबार। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहता है, आइसलैंड्स, ये स्थान जो है, यहाँ पर ये 4 स्थान जो है वो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए हैं। तो ये तो हॉट स्पॉट्स की बात हो गई। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत में जैव विविधता। पादप जगत की जैव विविधता की बात सबसे पहले, about 4 lakh flowering and non-flowering plant species are identified in the world। पूरे विश्व में पुष्पीय और अपुष्पीय पादप प्रजातियों की लगभग 4 लाख जातियां पाई गई हैं। ये जैव विविधता के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे या आप अच्छे से समझ पाएंगे कि प्लांट की जो जैव विविधता है उसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, क्या होती है पादप विविधता, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पूरे अपने वर्ल्ड में
जो सभी मिला करके, चाहे वो पुष्पीय पौधे हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो, या अदर देन एंजियोस्पर्मिक, जिसमें जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उन सभी की जितनी भी पादप प्रजातियां होती हैं उनमें से लगभग 4 लाख पौधे पे जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें से लगभग 50,000 जातियां जो वो भारत में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 4 लाख पादप प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से 50,000 जो जातियां स्पीसीज है वो अपने इंडिया में उपस्थित है। जो प्लांट्स के जो विविध रूप पाए जाते हैं उनमें से पहला हम देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन वेरियस हैबिटेट्स, लाइक विभिन्न प्रकार के जो पौधों के जो रूप होते हैं वो अलग अलग रूपों में वास स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स, ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं। तो जलीय आवासों में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्लांट्स दोज आर फाउंड इन वाटर हैबिटेट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद जैसे वाटर लिली, ये आपका नेलम्बो न्यूसिफेरा, लोटस हो गया, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला, बैलिसनेरिया एटसेट्रा। सेकेंड है जीरोफाइट्स, मरुद्भिदी पौधे, दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन डिजर्ट्स, मरुस्थलीय आवासों में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स या मरुद्भिदी पौधे कहते हैं। मरुद्भिद, मरु मीन्स बालू और फाइट्स मीन्स प्लांट्स। तो ऐसे स्थानों पर पौधे जो उगते हैं उन्हें हम मरुद्भिदी कहते हैं। जैसे नागफनी हो गई, अपनसिया हो गया, एलोए हो गया, मदार हो गया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अकेशिया, बबूल हो गया, नेरियम, कनेर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मीजोफाइट्स, समोद्भिदी। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समान प्रकार के हैबिटेट्स पे उगते हैं। जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ये सारे मीजोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलो मीन्स होता है साल्ट, लवणीय, और फाइट प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर फाउंड ग्रो इन साल्टी एरियाज या स्वैम्पी एरियाज। ऐसे पौधे जो दलदली आवासों में पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ये सभी पौधे जो है वो मैंग्रोव प्लांट्स के नाम से प्लांट्स होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की रूट्स होती हैं, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। जो रूट्स जो है वो जमीन में जा करके उनकी जो मेन रूट्स होती हैं उन मेन रूट से कुछ मॉडिफाइड रूट्स निकल करके अर्थ सरफेस से ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स खूंटी के रूप में ऊपर निकली रहती हैं और उन पर न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं जिनसे ये जो हमारा खुला एनवायरनमेंट रहता है वहां की ड्राई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि मर्सी एरिया में जो दलदल होता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और पौधों को सर्वाइव करने के लिए ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक एडॉप्टेशन रहती है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। नाउ नेक्स्ट, there are so much variations in life duration of angiospermic plants like जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके लाइफ ड्यूरेशन में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। उस आधार पर भी कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिनमें से पहला है एनुअल या वार्षिक। जैसे वार्षिक, पहले एनुअल समझ लेते हैं। व्हाट इज एनुअल प्लांट्स? व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल प्लांट्स? एक वर्षीय पौधे, दीज आर दोज प्लांट्स which complete their life cycle in 2 or 3 या मोस्टली कह सकते हैं 3 or 4 months। ऐसे फसली पौधे होते हैं जो अपना जीवन या उनका पूरा जीवन चक्र जो है वो केवल 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ओके, लाइक जो हमारे क्रॉप प्लांट्स में मोस्टली राइस, चावल हो गया, धान, बीट, मेज, टी, मस्टर्ड एटसेट्रा। Now next, biennial plants, those plants which have complete their life cycle
फर्स्ट इज वेजिटेटिव और सेकंड इज रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव प्लांट्स होता है उसका एक सीजन होता है और नेक्स्ट सीजन में उनमें सीड्स फ्लावर्स आते हैं और फिर उनसे सीड बनते हैं। तो ये पौधे अपना जीवन 2 स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं। उन्हें हम बाइनियल या द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, जैसे रेडिश, टर्निप, कैरेट, चुकंदर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है पेरिनियल। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो एक बार लगते हैं और जब तक उनको मनुष्य के द्वारा काटा नहीं जाएगा तब तक वो जीवन पर्यंत फल देते रहते हैं। ओके, बहुवर्षीय। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो प्लांट्स होती हैं वो इस आधार पर भी। अब एक पॉइंट समझ लेते हैं। वोल्फिया पंक्टेटा इज द स्मॉलेस्ट नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो वोल्फिया पंक्टेटा है वो सबसे छोटा ज्ञात आवृतबीजी पौधा है। नेक्स्ट आता है ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड और सम आर हेटरोट्रॉफिक। अधिकांश जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी विविधता हो गई पौधों में। अधिकांश पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड हेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इन स्वपोषी पौधों के भोजन पर जितने भी दूसरे टाइप के लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं वो अपने भोजन के लिए इन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। ओके, और उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, द्विपोषी होते हैं, जैसे कस्कुटा, अमरबेल। ये एक स्टेम पैरासाइट है, तना परजीवी। दूसरा रेफ्लेसिया, ये रूट पैरासाइट है, मूल परजीवी। ओके, ये अन्य पौधों की तनों से लिपटकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी प्रकार से जो रेफ्लेसिया है ये पौधों दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन को एब्जॉर्ब करके खुद ग्रो करता है। ओके, तो ये एक अलग फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है मेनी आर एपिफाइट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो किसी अन्य पौधों अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इंक्रीमेंट के लिए अन्य पौधों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, फूड अपना खुद सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे पौधों को हम अधिपादक या एपिफाइट्स कहते हैं। आर्किड इज वन ऑफ देम। आर्किड जो है उनमें से इस तरह का एक एग्जाम्पल है। और मेनी टाइप ऑफ मॉसेस और फर्न्स एक्सेट्रा। ऑर्किड्स में 2 प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं, एक क्लाइंबिंग रूट होती है और दूसरी हैंगिंग रूट होती है। इस ऑर्किड के प्लांट में जो हैंगिंग रूट होती है इसमें एक विशेष टाइप का वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है जो एनवायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज कर लेता है। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के मापन से संबंधित 2 मेजर्स हैं इसके बारे में, जिसमें से पहला स्पीसीज रिचनेस एंड सेकंड इज स्पीसीज इवेननेस। समझते हैं व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। एक निश्चित समुदाय में पाई जाने वाली जो जातियों की संख्या होती है उसे हम स्पीसीज रिचनेस कहते हैं। दूसरा स्पीसीज इवेननेस, इट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। एक बॉक्स ए है और दूसरा बॉक्स बी है, एंड नंबर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ 3 स्पीसीज इज इक्वल टू 9। दोनों ही बॉक्सेस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं ये पाते हैं कि पहले बॉक्स में
तीन प्रकार की जो जातियां हैं वो बराबर बराबर हैं, यानी कि इस कम्युनिटी में इस प्लेस पर तीन प्रकार की जातियां समान संख्या में है, यानी कि सभी की जो रिचनेस है वो इक्वल है। लेकिन बी बॉक्स में जातियों की जो रिचनेस है वो तो तीनों प्रकार की जातियां हैं, लेकिन उनकी जो इवेननेस है वो अलग अलग है। मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल वाली जो जातियां हैं उनकी संख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक है। तो जब किसी स्थान पर किसी एक जाति की संख्या अधिक होती है इन कंपैरिजन टू अदर, तो हमें इससे ये पता चलता है कि a particular species is dominant over other species। तो ये है measures of biodiversity। सेकेंड, अगला आता है लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक विविधता, जो आनुवंशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, जबकि स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीसीज। डिफरेंस समझते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी is the total number of genetic characteristic in the genetic makeup of a species। एक ही प्रकार की जातियों के सदस्यों के बीच में जो आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है उसे हम आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं या आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार के, जैसे जो मनुष्य की होमोसेपियंस जाति है, तो जाति सेम है लेकिन चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन या अफ्रीकी, तो ये जो मनुष्य की होमोसेपियंस जाति है उसके कई तरह के अलग अलग आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो जब हम विविधता को कई जातियों के रूप में मापते हैं तो उसे हम जाति विविधता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some habitats such as rainforests and coral reefs have many species. Others such as salt flats or polluted area जो होता है वो have few species। मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे आवास होते हैं, कुछ ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, या फिर जो कोरल रीफ्स होते हैं, ऐसे स्थानों पर जो जातियों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वहां पर हमें विविध प्रकार की जातियां देखने को मिल जाती हैं। जबकि ऐसे स्थान जो स्वाम्पी होते हैं, दलदली होते हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होते हैं, पोल्यूटेड होते हैं, वहां पर जाति विविधता जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज फ्यूअर होती हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो इट इज द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ गिवन प्लेस। जब किसी निश्चित किए गए स्थान पर हम जैव विविधता को एक छोटे या बड़े इकोसिस्टम में, पारितंत्र में स्टडी करते हैं, ये पता करते हैं कि एक विशेष पारितंत्र में, इकोसिस्टम में कितने प्रकार की कम्युनिटीज, कितने प्रकार के समुदाय, और वहां पर उन समुदायों में कौन कौन सी जातियां उस समय रह रही होती हैं, पाई जाती हैं। तो इस स्तर पर जो हम उनके बीच में जो विविधता पाई जाती है उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वो बहुत छोटी हो सकती है, जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स और उसके अंतर्गत कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं। और इस प्रकार से एक लार्ज इकोसिस्टम भी हो सकता है, जैसे एक फॉरेस्ट का हो सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं जो डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं कि पूरे विश्व में और भारत में पादप जगत से रिलेटेड जो विभिन्न पौधों की जो स्पीसीज की संख्या है उनके क्या आंकड़े हैं। तो ये चार्ट हमने यहाँ पर बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स आदि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें से वायरस की संख्या जो बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट है, वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत की जैव विविधता। तो अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो पूरे विश्व में जंतुओं की जातियों की संख्या जो है वो 13 लाख के आसपास है, जिनमें से भारत में लगभग 81,000 जंतुओं की जातियां विद्यमान हैं, जिनमें बहुत सारे एनिमल्स की जातियां यहाँ पर कुछ संकलित की गई हैं। प्रोटिस्टा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एवीज और मैमल्स। तो इन सभी में जो आर्थ्रोपोड्स हैं या आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक क्लास आती है इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो उनकी संख्या सबसे ज्यादा रहती है, वो सभी पर डोमिनेट रहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से रिलेटेड जीवों की कितनी विविधता है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के अंत में ये अच्छे से समझ पाए हैं कि भारत में या पूरे विश्व में कितने प्रकार की पौधों की और कितने ही प्रकार के जंतुओं की जातियां विद्यमान हैं। हम भी, मनुष्य जाति भी उनमें से एक है, यानी कि वो भी जीवों का एक रूप है और उस विविधता का हिस्सा है। जैव विविधता का क्या महत्व है? बायोडाइवर्सिटी जो है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इकोसिस्टम के बैलेंसिंग से है। अगर विविध प्रकार की जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो अगर उनकी विविधता अगर विश्व में बनी रहेगी, संसार में बनी रहेगी, तो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, वो बैलेंस रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैलेंसिंग ऑफ आवर इकोसिस्टम। सेकंड आता है मेडिसिनल वैल्यू। हमारे आसपास या जिन पौधों के रूपों को हमने नहीं देखा है, जिनसे हम अननोन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं औषधीय गुणों में। बहुत से पादप प्रजातियां ऐसी हैं जिनका बहुत ही औषधीय महत्व रहता है, विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने में उनका योगदान रहता है और डिफरेंट प्रकार की औषधियां उनसे प्राप्त की जाती हैं। थर्ड आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फर्नीचर्स में, टिम्बर्स में यूज होते हैं, कागज उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री, और इस तरह से उनका बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है आवासीय महत्व पे। अगर हमारे फॉरेस्ट सेफ रहेंगे, हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, तो वहां पर विविध प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो वहां पर वो रहते हैं, उनके वो मुख्य आवास होते हैं। अगर ये आवास ही नहीं रहेंगे तो हमारी जो वाइल्ड स्पीसीज है वो कहाँ रहेगी। नेक्स्ट रहता है जो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं और जो हमारा हम जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही भोजन के रूप में डिपेंड करते हैं, उन्हीं से हमें खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पूरा बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से लेवल हैं, बायोडाइवर्सिटी का मेजर कैसे किया जाता है, और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित और जो आंकड़े हैं उन सभी को हमने जाना, समझा। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर, ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू।